मध्यकालीन भारत भाग 2 का जो ये परिचय है, इसमें हम भाग 2 के अंतर्गत मुगल काल के सामान्य परिचय की बात करेंगे। जैसे हमने पिछली वीडियो क्लास में बात की थी कि इस्लाम का आगमन अरबों के माध्यम से और तुर्क अफगानों के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ और 16वीं शताब्दी में जो मुगल्स थे सेंट्रल एशिया से, जिनका संबंध मंगोलों और तुर्कों से था, इसीलिए हम जब बात करते हैं मध्यकाल की, तो मध्यकाल को समझने के लिए हमें मध्य एशिया और पश्चिम एशिया को समझना पड़ता है। तो इस वाले मुगल काल को हम सामान्य रूप से जब इसका काल विभाजन करते हैं तो 1526 से लेकर के लगभग 18वीं शताब्दी के काल को हम मुगल काल के रूप में मानते हैं और इसे भी हम राजनीतिक रूप से 2 भागों में बांटते हैं। पहला जो ग्रेट मुगल्स का काल है, यानी कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक, और उसके बाद जो उत्तरकालीन मुगलों का काल है। तो ये जो काल था, ये जो मुगल काल था, ये इस समय भारत की ग्लोरी अपने एक उत्कर्ष पर आती है और एक विश्व के मानचित्र पर भारत का जो योगदान है वो एक विशिष्ट रूप में दिखाई देता है। दरअसल मुगल इंडिया या मुगल कालीन भारत का मतलब ये नहीं है कि इस काल में इस्लाम ही इस्लाम था, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसी काल में हमारे पास राजपूत राजा भी हैं, तो मराठे भी हैं, तो कोई और अन्य शासक भी हैं और जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर अहोम भी हैं। इतने तरह के राजवंश हैं, लेकिन सामान्य रूप से इतिहास में एक परंपरा होती है, इसको हमने मुगल काल कह दिया। अब मुगल काल को जानने के स्रोत क्या हमारे पास? सबसे पहले जब हम स्रोतों की बात करते हैं तो स्रोतों के लिए हमारे पर प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोत हैं, जिसकी शुरुआत हम बाबरनामा से करते हैं, जिसकी शुरुआत हम बाबरनामा और उसके अलावा जितनी आत्मकथात्मक साहित्य है, चाहे वो जहांगीरनामा है, तुजू के जहांगीरी, बाबर का तुजू के बाबरी, और इसके अलावा अबुल फजल से लेकर के और बाद के इतिहासकारों ने जो भी लिखा काफ़ी खां तक, वो सारा मुगल काल के इतिहास का प्राथमिक स्रोत है। और इसके अलावा द्वितीयक स्रोत अलीगढ़ स्कूल के इतिहासकारों ने किया है। इसलिए ये पार्ट वो है जिससे हम इतिहास को जानते और समझते हैं। एक बात और यहाँ पर आती है कि आजकल जो गैर दरबारी इतिहास लेखन है और गैर इस्लामी इतिहास लेखन है, वो भी चर्चा में है, वो भी प्रकाश में आ रहा है और पांडुलिपियाँ प्रकाश में आ रही हैं। इसलिए जो भारत के अन्य क्षेत्र हैं, चाहे हम असम की बात करें, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, चाहे हम या राजस्थान की बात करें, तो ये जो भारतीय स्रोत हैं ये भी हमें इतिहास के बारे में बताते हैं। तो एक दरबारी इतिहास लेखन आ जाएगा, एक गैर दरबारी इतिहास लेखन आ जाएगा। तो अब इस काल को समझने के लिए जब हम ये पहली स्लाइड यहाँ पर देख रहे हैं, तो एक तो इंडियन सिनेरियो, भारतीय परिदृश्य क्या कह रहा है, और दूसरी बात कि मध्य एशिया और पश्चिम एशिया का जो परिदृश्य है वो क्या कहता है। क्योंकि आप सब जानते हैं बाबर मूल रूप से उज्बेक था। उज्बेकिस्तान जो कि उज्बेकों का एक गढ़ है, घर है, होमलैंड है, वहाँ से उज्बेकों ने बाबर के नेतृत्व में पलायन किया और इन्होंने काबुल को अपना जो प्लेस ऑफ पावर है, प्लेस ऑफ पावर बनाया। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो सारा इतिहास है, ये सारा इतिहास हमारा पश्चिम एशिया और मध्य एशिया से इन्फ्लुएंस हो रहा है। क्योंकि जब मुगल काल की बात आती है तो वहाँ पर अब्बासी खलीफाओं के द्वारा या जो अन्य खलीफा थे, उनकी पद्धतियों ने भी मुगल काल को या मुगल व्यवस्थाओं को प्रभावित किया। दूसरी बात ये आती है कि मुगल काल में भारतीय शासन व्यवस्था का एक तरह से, जिसको मुगल कह रहे हैं, वो भारतीयकरण हो रहा था। क्योंकि इसमें राजपूत एलिमेंट्स मिलते हैं, इसमें कश्मीरी एलिमेंट्स मिलते हैं, इसमें दक्षिण भारतीय एलिमेंट्स मिलते हैं, इसका जो शासक वर्ग है उसमें मिक्स ग्रुप मिलता है, और इसकी जो कला संस्कृति है, साहित्य है, वो मिक्स मिलता है, जिसको हम गंगा जमनी संस्कृति के रूप में कहते हैं। तो केवल यहाँ पे इस्लामिक नहीं है, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि यहाँ दारुल इस्लाम नहीं है, ये देश, ये शासन की पद्धति हमेशा दारुल हर्ब के रूप में ही बनी रही। तो ये 3 पार्ट्स पहले हम ले रहे हैं कि इंडियन सिनेरियो क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट हम ले रहे हैं कि वेस्टर्न और सेंट्रल सिनेरियो क्या कह रहा है, सेंट्रल एशिया का, तीसरा पार्ट आता है कि दुनिया के और जगहों पर क्या है। तो इस काल में दुनिया यूरेशिया है, यूरोप का विकास हो रहा था, लेकिन अफ्रीका का और अमेरिका का और ऑस्ट्रेलिया का ज्ञान नहीं था। इसके उपरांत इस काल में इस्लाम का इतना तेज़ी से विकास हुआ, या इस्लाम के फॉलोअर्स ने अलग अलग साम्राज्य स्थापित किए, और जिसे हम दुनिया का इतिहास कहते हैं, वहाँ पर 3 तरह के राजवंशों का उल्लेख आता है।
ये 3 तरह का राजवंशों का उल्लेख, तीनों राजवंश आपके सामने आ चुके हैं। एक को हम ऑटोमन साम्राज्य कह रहे हैं, ये लगभग टर्की और उसके सराउंडिंग्स के एरिया में था। ऑटोमन एम्पायर ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, और उस्मानिया साम्राज्य इसको हिंदी में बोलते हैं। आज का जो ये भूमध्य सागर का एरिया है इसके सराउंडिंग्स का एरिया कहलाता था ऑटोमन एम्पायर। दूसरी बात आती है कि सफवी साम्राज्य वो साम्राज्य था जो ईरान के आसपास हुआ, पर्शियन प्लेट्यू में जिसका विकास हुआ। और तीसरा जो राजवंश है वो मुग़ल राजवंश है, अभी जिसकी चर्चा चल रही है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिसका विकास होता है। इसका हम ज्योग्राफिकली भी इसको देख सकते हैं। जो ये ऑटोमन साम्राज्य है, ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। ऑटोमन साम्राज्य आज के उत्तरी अफ्रीका, टर्की, जो रोमन एम्पायर वाला एरिया हुआ करता था वो, यानी लगभग जो भूमध्य सागर है उसके सराउंडिंग का एरिया ये ऑटोमन एम्पायर कहलाता था। ये उस्मानी तुर्कों का एरिया था। 15वीं-16वीं शताब्दी से लेकर के लगभग 19वीं शताब्दी तक ये साम्राज्य चलता रहा, और इसे ही 19वीं शताब्दी में एशिया का, यूरोप का बीमार आदमी कहा जाने लगा था, सिक मैन ऑफ यूरोप। और इस तरह से ये पूरा मैप आप सामने देखेंगे कि किस तरह से भूमध्य सागर उसके आसपास के एरिया में इसका विकास होता हुआ दिखाई देता है। और उस ज़माने में यूरोप, एशिया, अफ्रीका, 3 कॉन्टिनेंट में ये जो साम्राज्य था, ये उस्मानी तुर्कों का साम्राज्य 3 एरियाज़ में, 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था। इनके द्वारा बहुत सी सांस्कृतिक विरासतें भी विकसित की गई। उसके बाद सफ़ी साम्राज्य की बात आती है। सफ़ी साम्राज्य का विकास मुख्य रूप से ईरान और उसके आसपास के एरियाज़ में हुआ था। यहाँ आप लोगों ने सबने सुना है कि जहांगीर के समय में एक कलाकार को, बिशनदास को फ़ारस भेजा गया था। यहाँ पर ये लोग सफ़ी लोग शिया थे। मैं अभी पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, शिया और सुन्नी 2 तरह के फ़िरके हुआ करते थे, आज भी हैं। और इन फ़िरकों में शिया को लिबरल माना गया है और उनको सुन्नीस को ऑर्थोडॉक्स माना गया है, यानी वो परंपरागत इस्लामिक नियमों के अनुसार चलने वाले लोग हैं, कम्युनिटी है। जब यहाँ पर सफ़ी साम्राज्य की बात करते हैं तो आप सबको वो बात ध्यान होगी कि किस तरह से शेरशाह सूरी से पराजित होता है हुमायूं, और भाग करके शरण लेता है वो सफ़ी साम्राज्य में, शाह के यहाँ जाकर शरण लेता है, और शाह ही उसको सैनिक सहायता देता है, और उस सैनिक सहायता से वो अपना एक नया राज्य भारत में स्थापित करता है। पंजाब जीतता है, दिल्ली जीतता है, और भारत में फिर से मुग़ल सत्ता की स्थापना करता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इतिहास पढ़ने और लिखने में अभी तक हम क्लासरूम हमारी पढ़ाई है उसमें हम अभी तक परंपरागत रूप से पढ़ते आए हैं, जबकि इसका अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य समझना बहुत आवश्यक है। अब तीसरी बात इसमें जो बात करते हैं वो मुग़ल साम्राज्य है। यहाँ पर आप मैप में देख रहे हैं, स्क्रीन में आपके सामने मुग़ल साम्राज्य आ रहा है। भारत का अधिकांश भाग, खास करके औरंगजेब के समय तक, भारतीय उपमहाद्वीप का एक बहुत बड़ा भाग मुग़ल साम्राज्य में आ चुका था। बाबर ने इसकी नींव डाली। बाबर इसका पहला संस्थापक है। 1526 में जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था, तो बाबर ने मुग़ल वंश की, मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन उसका जो काल था 1526 से 1530 के बीच, उसमें 4 युद्ध लगातार हुए। उसके अलावा छोटे छोटे और बहुत से हुए, लेकिन 4 मेजर युद्ध हैं। इस कारण से उसकी जो इकनॉमी रही, उसकी जो व्यवस्था रही, वो वॉर इकनॉमी या वॉर की व्यवस्था रही। इसलिए वो मूल रूप से संस्थापक होते हुए भी रियल फाउंडर नहीं हो पाया। जब हुमायूं की बात करते हैं, यानी कि जो बाबर का उत्तराधिकारी है, बेटा है हुमायूं, तो उसके जो शासनकाल है, उसका शासनकाल ढुलमुलाता रहा, ढुलमुल स्थिति में रहा, और बाद में लगभग 14-15 साल उसको भारत से बाहर रहना पड़ा। इस कारण से उसे भी रियल संस्थापक नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में, PSCs के एग्ज़ाम्स में, RAS IAS के एग्ज़ाम्स में, क्या अकबर इसका मूल संस्थापक था या मुख्य संस्थापक था? हाँ, अकबर इसका मुख्य संस्थापक था, क्योंकि एक तो उसने साम्राज्य विस्तार किया, साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण किया, करीब 12 सूबे बनाए, और उत्तर भारत का अधिकांश भाग तो उसके द्वारा जीत लिया गया। और इसलिए उसने कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे हम जीवन के जो अन्य आयाम होते हैं उनके क्षेत्र में उसने एक नई व्यवस्था खड़ी की,
इसलिए उसे मुगल साम्राज्य का संस्थापक राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से उसे ही माना जाता है, क्योंकि उसने चित्रकला का भी विकास किया, वास्तुकला का भी विकास किया और कलात्मक जीवन के अन्य क्षेत्रों का भी विकास किया। अब एक बात मुगलों के संदर्भ में आती है कि मैं इनको, यूरोप के लोग इन्हें ग्रेट मुगल्स कहा करते थे, ग्रेट मुगल्स। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जब यूरोपियंस यात्रियों के रूप में भारत आते थे तो अपने डायरियों में, अपने संस्मरणों में, अपने यात्रा वृत्तांतों में लिखते हैं कि मुगल्स बहुत एक विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। शक्ति तो उनके पास थी लेकिन वो विलासितापूर्ण जीवन भी जीते थे। जिस तरह की स्थिति इन लोगों को यूरोप में नहीं दिखाई देती वो इनको यहाँ दिखाई दे रही है। इसकी चर्चा बर्नियर भी करता है और बहुत से आने वाले, बाहर से आने वाले लोग इस चर्चा को करते हैं। अब एक बात ये आती है कि मुगल काल में इतिहास लेखन एक विधिवत रूप से चलने लगा। दूसरी बात, एक तो राजनीतिक बात आई थी, प्रशासनिक बात आई थी। राजनीतिक प्रशासनिक बात जिसमें कि हम मनसबदारी की बात भी करते हैं, जागीरदारी की बात करते हैं। मनसबदारी, जागीरदारी, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स, भू राजस्व व्यवस्था, ये मुगल शासन व्यवस्था के मूल आयाम बन गए, मूल आधार बन गए। इन मूल आधारों पर ये साम्राज्य इतने लंबे समय तक सर्वाइव करता रहा। तो एक तो इसका राजनीति और शासन का पक्ष रहा। दूसरा पक्ष जो मैं कह रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण है, वो है इतिहास लेखन का पक्ष। मुगलों ने इतिहास लेखन की एक सुनिश्चित परंपरा को विकसित किया, क्योंकि इसी समय जब हम एक किताब की बात करते हैं, इसका नाम है तारीख अल्फी। तारीख मतलब इतिहास, अल्फी मतलब 1000, इस्लाम के 1000 वर्ष पूरे होने का इतिहास, जो कि पूरे एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, एक एडिटोरियल बोर्ड ने इसको बनाया था अकबर के समय में। ये क्वेश्चन कई जगह पूछा गया है। तो उसमें पूरे इस्लाम के 1000 साल का इतिहास है। इसी प्रकार से हम मध्यकाल के एक सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार की बात करते हैं, जिसको बेस्ट हिस्टोरियन बोला गया, उसका नाम है अबुल फजल। अबुल फजल जिसने कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, जिसको हम अकबरनामा और उसका एक भाग आइन अकबरी नामक ग्रंथ देखते हैं, जिसमें इतिहास के आयामों को स्थापित किया गया है। इतिहास के जो मूल सिद्धांत हैं उसके आधार पर इसे लिखने का प्रयास किया गया है, तारीख को लिखने का प्रयास किया गया है। लेकिन ये सारे लेखन का, इनकी कमियां ये है कि ये दरबारी इतिहास लेखन है, यानी ये सुल्तान को, सम्राट को, शासक को केंद्र में रखकर बात करते हैं। ये आलोचना करने में सक्षम नहीं है। औरंगजेब ने हिस्ट्री डिपार्टमेंट बंद कर दिया, इसलिए काफ़ी खान ने जो बाद में इतिहास लिखा है उसमें आलोचना है। लेकिन हमें शाहजहाँ की आलोचना कब मिलेगी, हमें अकबर की आलोचना कब मिलेगी, क्योंकि वो सारा दरबारी इतिहास लेखन था। तो एक इतिहास लेखन आया। तीसरा पक्ष आता है कि मुगल काल में सांस्कृतिक विरासत व्यापक रूप से डेवलप हुई वास्तुकला के क्षेत्र में। आज आप और हम जानते हैं, आज जो भारत है, भारत की शान, हिंदुस्तान की शान, लाल किला है, ताजमहल है, ये मुगलों की देन है हमें। तो मुगलों ने इस तरह का स्ट्रक्चर शुरू किया, इस तरह की शासन व्यवस्था शुरू की। उनके पास संसाधन आए, आर्थिक संसाधन आए, सांस्कृतिक संसाधन आए, उसका उन्होंने विकास किया सांस्कृतिक कलाकृतियों के संवर्धन के लिए। जैसे हम ताजमहल को देखते हैं, अब तो उसको उसको एक वंडर में सम्मिलित किया जाता है, 7 वंडर्स में सम्मिलित किया जाता है। आप सब जानते हैं कि ताजमहल हमारी एक मुगल काल की अप्रतिम कृति है। इसी प्रकार से आज हम जब लाल किले की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं इस बात को कि भारत का जो प्रतीक है, संप्रभुता का प्रतीक है हमारा तिरंगा। तिरंगा लहराता है लाल किले में, और उसी लाल किले को शाहजहाँ ने बनवाया था, रेड फोर्ट। तो ये जो मुगल हमें दे गए, दरअसल इतिहास एक बहुत बड़ी बात ये कहता है कि जो लोग थे पीछे वो हमें दे क्या गए, उनकी हमारे लिए विरासत क्या है, जिसे आज की डेट में हम हेरिटेज मैनेजमेंट कहते हैं। वो हम विरासत के रूप में उस बात की कुछ की चर्चा करते हैं। दरअसल एक बात यहाँ पर यह भी आती है कि अभी तक इतिहास राजा महाराजाओं का पढ़ा जाता रहा, पढ़ाया भी गया, पढ़ाया भी जाता रहा। लेकिन अब इतिहास केवल राजा महाराजाओं का नहीं पढ़ाया जाएगा। आम जनता क्या कहती है, संस्कृति कैसी थी, आम जनता का जनजीवन कैसा था, ये हमारे लिए जानना, समझना, देखना और भी जरूरी है। औरंगजेब अपने आप में एक सुन्नी फंडामेंटलिस्ट था, अपने आप में वो एक अलग तरह का व्यक्तित्व है। लेकिन उसके समय में भी मुगल समृद्धि कम नहीं हुई। युद्धों के कारण से राजकोष पर एक जिसको हम कहते हैं कि खालीपन उसमें जरूर आ गया, लेकिन उसके खिलाफ कोई ऐसा विद्रोह हुआ हो कि उसको सत्ता से हटाया गया हो, ऐसा नहीं हुआ। विद्रोह बहुत से हुए,
जाटों का विद्रोह है, सत्तामियों का विद्रोह है, मराठों का विद्रोह है, लेकिन सत्ता से, दिल्ली की शासन सत्ता से उसको हटा दिया जाए, ये नहीं हुआ। इन मुगलों ने ऐसी नींव खड़ी की कि बाद के अंग्रेज मुगल गवर्नर जनरल भी पत्र लिखते वक्त बादशाह शब्द का प्रयोग करते थे, और इसी बात से इनकार किया था लॉर्ड डलहौजी ने। इसलिए इसने बोला था कि अब मुगल सम्राट को बादशाह नहीं कहा जाएगा, बल्कि कहा जाएगा दिल्ली का राजा, रूलर ऑफ दिल्ली। तो मुगलों ने इस प्रकार से एक नई व्यवस्था, उनकी चाहे हम मौद्रिक व्यवस्था की बात करें, चाहे सैन्य व्यवस्था की बात करें, चाहे उनके जितने जीवन के आयाम हो सकते हैं वो उनके द्वारा विकसित किए गए। इसलिए मुगल काल अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसी काल में हम मराठों को देखते हैं। मराठों के द्वारा हिंदू रीतियों को, परंपरागत भारतीय रीतियों को उन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन उन पर भी इस्लामी कल्चर का प्रभाव रहा। शिवाजी ने, बाजीराव प्रथम ने हिंदू पातशाही की स्थापना की, घोषणा की, और अपने उन्होंने टाइटल धारण किया। देवी भवानी की पूजा से उन्होंने स्टार्ट किया। जब हम राजपूत शासकों को देखते हैं तो उन्होंने भी हिंदू रीतियों को फॉलो किया। तो हमारे देश में इस काल में भी ऐसा नहीं है कि इस्लामिक संस्कृति ही रही है। जो परंपरागत भारतीय संस्कृति थी, सनातन संस्कृति थी, उसका विकास भी होता रहा। इसलिए इसको हम इस लेक्चर को मध्यकाल पार्ट 2 में सम्मिलित कर रहे हैं, और ये भाग हमारा द्वितीय भाग है। थैंक यू, धन्यवाद।